जय भारत बच्चा लोग। हमने फ्लूइड प्रेशर के बारे में बहुत सारा कुछ कवर कर लिया है ना। और फ्लूइड प्रेशर कैसे लगता है, किस पॉइंट पे ऊपर से नीचे आएंगे, है ना। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, ऊपर से नीचे आने में प्रेशर बढ़ता है, नीचे से ऊपर जाने प्रेशर कम होता है। क्लियर। और प्रेशर ग्रेडियंट क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है। और हमने कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी देखे लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग अपने चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, जिसको हम कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, देखो, है ना। आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट था, उसने एक चीज़ एक्सपीरियंस की थी एक्चुअली, है ना। उसने क्या देखा था कि कोई भी सॉलिड जब पानी के अंदर जाता है या किसी भी लिक्विड के अंदर जाता है ना, तो वो लिक्विड क्या करता है, उसके ऊपर एक नेट फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, जिसका मैग्नीट्यूड हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था, याद करो, है ना। जो लास्ट वाला क्वेश्चन में बैरोमीटर जो हमने डिस्कस किया, बैरोमीटर के जस्ट पहले जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें मैंने वो तुम्हें उस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकलवाया था। कैसे कैलकुलेट किया था हमने कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर फ्लूइड प्रेशर लगाएगा। अब प्रेशर का तो डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन जो प्रेशर के कारण फोर्स आता है जिसको हम थ्रस्ट कहते हैं, वो उसका डायरेक्शन होता है। अब वो फोर्स किस दिशा में लगता है, फ्लूइड को जिधर भी सरफेस मिलता है फ्लूइड उसे ऐसे पुश कर देता है। तो उसके हेल्प से हमने क्या देखा था कि साइड वाले दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ एक फोर्स बचता है जो ऊपर वाला फ्लूइड लगाता है नीचे की तरफ, और एक जो नीचे वाला फ्लूइड लगाता है ऊपर की तरफ। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसी को हमने अपथ्रस्ट बोला। आर्किमिडीज ने इसी रिजल्टेंट की बात की, है ना। उसने यही बोला कि जो रिजल्टेंट फोर्स फ्लूइड किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाता है वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है। क्लियर। और उसने इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी दिया। क्लियर। उसने क्या किया, उसने इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी दिया, है ना। और उसने क्या बोला कि ये जो फोर्स है ये किसके इक्वल है, ये फोर्स, उसने नाम दिया फोर्स को क्या, अपथ्रस्ट। और उसने बोला कि ये है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, है ना। ये किसके इक्वल है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अभी ना हम लोग आज इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या चीज़ है और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है ना। जब तुमने भी इस चीज़ को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि जब कोई चीज़ तुमने, अगर तुम पानी के अंदर रखते हो ना, तो वो चीज़ तुम, इनफैक्ट तुम भी अगर पानी के अंदर तैरते हो तो तुम अपनी बॉडी हल्की फील होती है। यही वो रीज़न है कि तुम्हें हल्का क्यों फील होता है। आओ हम उस चीज़ को पढ़ते हैं अब, है ना, और उस चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। लेट अस से हमारे पास एक बीकर है यहाँ पे, है ना, और इस बीकर में हमने कुछ पानी भर रखा है। क्लियर। अभी मैं क्या करूँगा, देखो, है ना, मैं जब इस बीकर में, मुझे बताओ, अगर मैंने अपना एक फिंगर डिप किया तो ये पानी का जो लेवल है ना, अभी पानी इस लेवल तक है, देखो यहाँ पे लाइन मेजरमेंट का बना है, वो क्या ऊपर उठेगा, ऑब्वियसली उठेगा, है ना। तो आओ हम लोग जस्ट उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है। तुम देखो पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर उठा, है ना, राइजेस स्लाइटली। अगर मैं 2 फिंगर्स डिप करता हूँ तो पानी का लेवल थोड़ा और ज़्यादा उठेगा, है ना। और अगर मैं पूरा अपना हाथ ही डिप कर देता हूँ तो पानी हो सकता है ऊपर उठ करके और कुछ बाहर भी गिर जाए, है ना, पानी बाहर को भी गिर गया। तो ये क्या चल रहा है, ये वाटर डिस्प्लेस हो रहा है ना। इसी को कहते हैं वाटर का डिस्प्लेस होना। समझ आया सभी को। जब तुम कुछ सॉलिड वाटर के अंदर या किसी भी लिक्विड में डालते हो तो क्या होता है, वाटर का लेवल चेंज होता है। एक्चुअल में लेवल क्यों चेंज होता है वाटर का, क्योंकि जहाँ पे अगर एक बार तुमने सॉलिड डाल दिया, देखो जहाँ पे मेरा हाथ आ गया, पहले वहाँ पानी था तो पानी उस जगह से चला गया अब, है ना, वहाँ पे अब सॉलिड आ गया, है ना, वो हाथ आ गया मेरा तो वहाँ पे अब सॉलिड आ गया है, तो वाटर डिस्प्लेस हो गया, वो अपनी जगह से कहीं और चला गया। इसको कहते हैं वाटर का डिस्प्लेस होना। समझ आया। तो इस चीज़ को सबसे पहले एक्सपीरियंस किया था आर्किमिडीज ने, है ना। आर्किमिडीज अपने बाथ टब में था, तुम सबने कहानी सुनी होगी, यूरेका 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 टर्म तो एटलीस्ट सुना ही होगा, है ना। तो जब वो बाथ टब में बैठा उसने क्या देखा कि पानी बाहर को जा रहा है। क्लियर। और उसने एक चीज़, और वही चीज़ मैंने अभी तुम्हें समझाई। तो आर्किमिडीज ने क्या एक्सपीरियंस किया, जब उसने ये एक चीज़ एक्सपीरियंस की कि जब वो टब में बैठा हुआ है तो अचानक से उसे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा हल्का हो गया है ना, वो तैर पा रहा है, फ्लोट कर रहा है, जो कुछ भी, मतलब नीचे से कोई ज़रूर उसके ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो आर्किमिडीज ने ये प्रूव किया कि कोई भी सॉलिड है ना, ये अपने बाथ टब में जब बैठा है तो पानी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। तो ये फोर्स को उसने अपथ्रस्ट नाम दिया और उसने ये चीज़ प्रूव की। कौन सी चीज़, ये कि ये जो फोर्स लिक्विड लगा रहा है ऊपर की तरफ, दैट इज़ वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड।
अब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या चीज़ है, ठीक है, आओ हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि व्हाट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, ये मान लो तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट है जो इसमें फ्लोट कर रहा है ना, पानी है और ये ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है। तुम्हें पता है कि हर चीज़ पानी में फ्लोट नहीं करती है ना, ये भी एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि अगर ये बहुत भारी चीज़ हुई तो ये पानी के अंदर डूब भी सकता है। अच्छा, मैंने टर्म क्या बोला, अगर वो भारी हुआ तो, हैवी हुआ तो। हैवी होने का मतलब क्या है, क्या ज़्यादा होना, मास ज़्यादा होना, वेट ज़्यादा होना। यस, हैवी होने का मतलब उसका मास क्या वेट, मास ज़्यादा होगा तो वेट भी ज़्यादा होगा, वेट m/g होता है। क्लियर? तो क्या वेट ज़्यादा होने से ही वो डूब जाएगा क्या? नहीं। शिप्स, कितने बड़े बड़े शिप्स पानी में फ्लोट करते हैं ना, इसका मतलब वेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट कुछ और है। वो जो बड़ा सा शिप है वो कितना हैवी होता होगा सोचो, है ना, लेकिन अगर तुम एक छोटा सा आयरन का टुकड़ा डालोगे तो भी वो डूब जाता है। इसका मतलब बात वेट की नहीं है, इंपॉर्टेंट कुछ और है। वो क्या है और इम्पॉर्टेंट है वो हम आगे देखेंगे। अभी जस्ट थोड़ा सा और भावनाओं को समझते हैं हम। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कि ये क्यों तैर रहा है, क्योंकि अगर मैं इसका FBD बनाऊंगा ना तो क्या होगा, नीचे की तरफ mg बनेगा ना, लेकिन अगर वही एकमात्र फोर्स होता इस ब्लॉक के ऊपर तो ये डूब जाता नीचे की तरफ, लेकिन ये नहीं डूबा। इसका मतलब पानी इसके ऊपर एग्जैक्टली इक्वल फोर्स लगा रहा होगा, तभी तो ये नहीं डूबा। तो ये एक ऑब्वियस सी बात है जो हमें फ्री बॉडी डायग्राम से पता है। तो ये इक्विलिब्रियम में है, इसको हम क्या कहते हैं, ये फ्लोट कर रहा है ना, तैर रहा है, तैर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है, FLOAT। तो जस्ट थोड़ी सी कहानी समझ लो, उसके बाद हम लोग एक एक करके अपना नोट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखेंगे। तुम चाहो तो इन सबसे रिलेटेड छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट साइड में लिखते जा सकते हो। क्या मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बताई तुम्हें, मैंने अभी यहाँ पे तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि इसका mg होगा ब्लॉक का नीचे की तरफ, बट ब्लॉक फ्लोट कर रहा है। इसका मतलब वो नीचे डूब तो नहीं रहा। अगर mg एकमात्र फोर्स होता तो g एक्सेलरेशन से नीचे चला जाता नहीं ये ब्लॉक, बट ये नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि उसके mg के बराबर ऊपर के दिशा में क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा। क्लियर? उसी फोर्स को आर्किमिडीज ने अपथ्रस्ट नाम दिया है। समझ आई बात? अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल में उसने क्या स्टेट किया है ना, द बॉयंट फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो उस चीज़ पे हम आएंगे, है ना। उसने क्या बोला, बॉयंट फोर्स, है ना, वहाँ पे एक वर्ड था बॉयंट फोर्स, उसी को हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं। बुक में एक दूसरा वर्ड भी यूज़ किया रहता है जिसको हम बॉयंट फोर्स भी कहते हैं। समझ आया, है ना, बॉयंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट। क्लियर है ना? देखो ये स्टेटमेंट फिर से एक बार हम देखते हैं इसने क्या लिखा, द बॉयंट फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड, है ना, इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। बट इस डेफिनेशन को हम लिखेंगे, है ना, अभी तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। ये बॉयंट फोर्स क्या है, इसी को अपथ्रस्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्लूइड अप्लाई कर रहा है ऊपर की दिशा में, है ना, बॉयंट फोर्स। समझ आया? और किसी भी इस प्रॉपर्टी को, फ्लूइड की इस प्रॉपर्टी को एक नाम दिया गया है बॉयंसी, है ना। बॉयंसी का स्पेलिंग क्या है, BUOYAN, बस टी की जगह लास्ट में CY आ जाएगा। तो बॉयंसी क्या है, बॉयंसी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है ना जिससे वो किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाता है, उसको बॉयंसी कहते हैं। बॉयंट फोर्स क्या है, वो अपथ्रस्ट जो मैंने तुम्हें बताया। क्लियर? तो तुम्हें इतने सारे टर्म अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। अब देखो, है ना, लेट अस से मेरे पास एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है ना। तो अब इस 5 kg का ऑब्जेक्ट को अगर मैं स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करूंगा तो मुझे स्प्रिंग बैलेंस में देखो मार्किंग बनी हुई है, और तुमने देखा कि इसकी रीडिंग कितनी आ गई, इसकी रीडिंग 5 के इक्वल आ गई। क्लियर है ना, इसकी रीडिंग 5 के इक्वल आ रही है। तुम देखो यहाँ पे 1, ये 0 है, 1 2 3 4 5, है ना, 5 के इक्वल इसकी रीडिंग आई है। ये स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है, ये इस स्ट्रिंग में टेंशन मेजर करता है ना। ये एक स्प्रिंग बैलेंस, अभी तुम ये मान के चलो एक स्प्रिंग बैलेंस है जो स्ट्रिंग में टेंशन मेजर करता है, जो हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो ऑब्वियसली ये 5 kg है, तो ये 5 kgf, मान लो इसके जो रीडिंग्स हैं वो किलोग्राम फोर्स में है, तो ये 5 kgf रीडिंग दे रहा है। तुम इसको कहाँ मेजर कर रहे हो, हवा में, अभी ये एयर में है, तो जो इसका मास है वो रीडिंग दे रहा है। मतलब इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, 5 kgf। समझ आया? तो अगर मैं इसका FBD बनाऊंगा तो मुझे टेंशन की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, 5 kgf। कैसे FBD बनाते हैं ना, आ जाओ। इस पे एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, कितना, 50, और एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, टेंशन। तो तुम मुझे बताओ
है ना। अगर हम मुझे लगता है हमें थोड़ा इसे ब्राइट कलर से लिखना चाहिए, तभी तुम इसे पढ़ पाओगे अच्छे से। लेट अस से ये नीचे की तरफ, ये भी शायद सही से विजिबल नहीं है, अपना बेस्ट कलर हो जाएगा येलो, है ना। नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 50 और ऊपर की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, टेंशन। तो टेंशन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, बोलो 50 के इक्वल आएगी ना टेंशन की वैल्यू। क्लियर सभी को। तो इसीलिए ये 5 kgf, 5 kgf मतलब 50 न्यूटन, ये मैंने न्यूटन में लिखा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, है ना, ये सब हो रहा है जब तुमने एयर में मेजर किया। अभी तुमने उसी को, जस्ट सेकेंड देखो हमारा डायग्राम, ठीक है, ये तुम्हारा टेंशन, और ये एक बार फिर से हम लोग इस डायग्राम को देख लेते हैं। तो उसने ऐसा मेजरमेंट किया। क्लियर। अब हम लोग ये सारा कुछ इरेज करते हैं, तुम ये डायग्राम बनाना, ठीक है। इस पर्टिकुलर डायग्राम को आई थिंक तुम्हें बनाना चाहिए, और उसके बाद जो उस पर टेंशन की वैल्यू 5 kgf है वो लिखो। अब तुमने क्या किया, तुमने एक लिक्विड का बीकर लिया, आप देखो ध्यान से ना, बट ये जो पर्टिकुलर बीकर है इसमें लिक्विड ऐसे पॉइंट तक भरा हुआ है जिसमें यहाँ से ना पानी बाहर आ सकता है। मैं तुम्हें क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं तुम्हें वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस का मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब अगर मैंने इसमें कुछ डुबाया, अंदर कुछ इसके अंदर डुबो दिया, तो ये पानी का लेवल ऊपर उठेगा। तो जितना पानी का वॉल्यूम ऊपर उठेगा उतना क्या करेगा, इस होल से बाहर निकल जाएगा, और मैं उस पानी को अलग से कलेक्ट करके रख लूँगा। जितना पानी बाहर निकलेगा वही लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा ना, क्योंकि अभी पानी अंदर है, जब तुम डुबोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाने के बदले मैं क्या करूँगा, मैं उसको कलेक्ट करके यहाँ पे रख लूँगा साइड में। ठीक है, अभी तुम ध्यान से देखो क्या हो रहा है ना, मैं सेम टू सेम इसी पर्टिकुलर मास को उस पानी के अंदर डुबोऊंगा, और मैंने कलेक्ट करने के लिए वहाँ पे एक कंटेनर रख लिया, है ना। अब यही चीज़ देखो इसके अंदर डूबा, तो मैंने क्या किया, देखो जब वो डूबा उसके अंदर तो क्या हुआ, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हुआ जब वो उसके अंदर डूबा, है ना। अगर तुम इजीली देख सकते हो यहाँ पे, है ना, क्या हुआ वहाँ पे, ज़रूर एक बॉयंट फोर्स लगा, है ना, ज़रूर क्या लगा, एक पॉइंट फोर्स। फिर से हम लोग इस फिनोमेनन को देखते हैं। मैंने डुबोया, पानी ऊपर उठा, बट क्योंकि वहाँ पर एक होल है इसीलिए वो सारा का सारा पानी क्या चला गया, बाहर जा करके गिर गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग देखो, वो कुछ कम हो गई। समझ आया, वो कुछ कम हो गई। इसका मतलब वो क्या बता रहा है कि इसका वेट कुछ और बता रहा है वो, बट एक्चुअल में तो इसका वेट 5 kgf है, बट ये कुछ और क्यों बता रहा है। अब ध्यान से देखो इसका FBD, है ना। अब इस पॉइंट पे मैं ये पूरा FBD बनाऊंगा और हम ये पूरा डिस्कशन करेंगे, और ये तुम दोनों डायग्राम ड्रॉ करोगे। इस पे नीचे की तरफ फोर्स कितना है 50, और यहाँ पे टेंशन की वैल्यू 50 आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टेंशन यहाँ भी लग रहा है, और इस पे नीचे की तरफ फोर्स कितना होगा 50 होगा, लेकिन इसके ऊपर एक फोर्स और लग रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट या फिर बॉयंट फोर्स भी कहते हैं। U क्या है, U इज अपथ्रस्ट, या फिर दूसरा क्या बुलाता है, BUO, सॉरी BUOYANT, बॉयंट फोर्स, ठीक है, जो ऊपर की दिशा में लग रहा है। तो अब ये मास, तो अभी यहाँ पे क्या ये मास ऊपर नीचे भाग रहा था क्या, नहीं, इसलिए T इज इक्वल टू mg हो गया। अब यहाँ पे भी ऊपर नीचे नहीं भाग रहा है, इसका मतलब T प्लस U इक्वल टू mg होगा, है ना। यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, T प्लस U इज इक्वल टू mg मतलब 50, है ना। तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू क्या आएगी, 50 माइनस U, और यही वो अपथ्रस्ट है जिसके कारण ये रीडिंग कम हो गई। देखो अपथ्रस्ट को तुमने माइनस किया ना टेंशन से, तो वो तुम्हें हल्का फील, मैंने बोला ना हल्का फील होने का मतलब क्या है, नीचे से एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, इसलिए टेंशन की वैल्यू क्या आई, कम आई। इसीलिए उसने देखो 2 पॉइंट समथिंग रीड किया, लेटर से 2.2 या 2.4 है ये, है ना, लेटर से ये 2.2 kgs है, जबकि पहले ये कितना हो रहा था, पूरा 5 kg रीड कर रहा था, है ना। तो अभी यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कितनी आई है, लेटर से ये वैल्यू आई है 2.8 kgf, और यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू आई है 5 kgf, है ना। टेंशन की वैल्यू कितनी आई है 5 kgf। तो सॉरी 2.8 नहीं, वहाँ पे 2.2 हमने माना है ना,
लेट अस से ये 2.2 है, ये 2 है, उसके नीचे 2.2 है, तो 2.2 kgf टेंशन की रीडिंग है। तो पहले 5 था, अब 2.2 हो गया। इसका मतलब है ना, अगर टेंशन की वैल्यू 2.2 है तो अगर मैं इस इक्वेशन में वैल्यू डालूँ है ना 2.2 टेंशन की, तो 50 माइनस यू, तो इससे तुम्हें यू की वैल्यू मिलेगी है ना। 50 को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फिर मुझे 50 को 50 नहीं लिख करके क्या लिखना पड़ेगा, 5 kgf है ना। तो मैं सब कुछ अब kgf में लिख रहा हूँ, तो क्योंकि मैंने ये 2.2 भी kgf में लिया, तो अब थ्रस्ट कितना आया, 2.8 kgf। बोलो ज़रूर, अब थ्रस्ट की वैल्यू 2.8 होगी, तो अब इसीलिए टेंशन की वैल्यू कितनी रीड हो रही है, 2.2 kgf। तो इतना अपथ्रस्ट लगा, तो ये अपथ्रस्ट किसने लगाया, उतने ही लिक्विड ने जो डिस्प्लेस हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस तुम्हें समझाऊंगा। मैंने तुम्हें क्या बोला था, अपथ्रस्ट क्या होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अपथ्रस्ट क्या होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो तुम मुझे बताओ कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है ना, कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, क्या इतना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। तो मैंने जस्ट मेजर करने के लिए उसको यहाँ पे अलग से निकाल लिया। जब मैं इस लिक्विड का वेट करूंगा ना, जाकर के कहीं पे मैं इसका वेट मेजर करूंगा, तो वो मुझे एग्जैक्टली 2.8 kgf के बराबर मिलेगा। समझ आई बात सभी को। तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस होता है उसके इक्वल क्या होता है, अपथ्रस्ट लगता है। समझ आया सभी को। तो वही आर्किमिडीज ने इसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट करके उस चीज़ को प्रूव किया है। जितना लिक्विड है ना, पानी में जब तुम कुछ डुबोते हो तो लिक्विड की जगह सॉलिड ले लेता है, तो जितनी जगह सॉलिड ने ली उसी को वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बोलते हैं। इसका मतलब पता है, ये जो 5 kg वाले मास का जितना वॉल्यूम है ना, एग्जैक्टली उतना ही वॉल्यूम पानी बाहर आ गया होगा, क्योंकि वहाँ पे अब ये सॉलिड आ गया ना, तो लिक्विड को हटना पड़ा वहाँ से, इसलिए वो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बोला जाता है। तो जब तुम इसका मास मेजर करोगे ना, तो तुम्हें एग्जैक्टली 2.8 kgf मिलेगा। तो उसने इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया। तो आई थिंक अब सभी को ये वाली बात समझ में आ गई है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब मैं ये जो भी चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, तुम एफबीडी बना करके स्प्रिंग बैलेंस है तुम ड्रॉ करते हो, उस तरीके से ड्रॉ करके इस चीज़ को लिखो, है ना। और लास्ट में क्या लिखोगे, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड जो इसमें है वो 2 kgf है ना। इसका जो वेट है वो कितना है, ये सॉरी 2 नहीं, इसका वेट कितना आएगा, 2.8 kgf आएगा, या फिर मुझे इसको ऐसे लिखना चाहिए, है ना। इसका वेट जो है दिस इज अपथ्रस्ट, यही है 2.8 kgf। समझ आया सभी को। तो ये आर्किमिडीज ने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया था। क्लियर। तो अब हम इसको नोट कर लो, जो भी चीज़ यहाँ पे मैंने ऊपर से लिखा है उसे मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल का डेफिनेशन होगा, उसे तुम लिख लेना। क्लियर। तो आर्किमिडीज ने ये सारे एक्सपेरिमेंट के बाद क्या चीज़ प्रूव किया है ना, उसने अपना स्टेटमेंट क्या दिया, ठीक है। उसने अपना स्टेटमेंट दिया है ना, यहाँ पे बॉयंट फोर्स लग रहा है, देखो उसी फोर्स को उसने क्या नाम दिया, बॉयंट फोर्स। और ये जो वाटर है ये डिस्प्लेस्ड वाटर है ना। अगर कोई लिक्विड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेस्ड लिक्विड बोलेंगे। तो क्या डेफिनेशन दिया आर्किमिडीज ने, है ना। आर्किमिडीज का डेफिनेशन ध्यान से देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, द अपवर्ड फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज सेम एज वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। क्लियर। जब कोई ऑब्जेक्ट को हम पार्शियली और फुल्ली डुबाते हैं, जैसे ये मास पूरा डूबा हुआ है, इसके जस्ट पहले देखो ध्यान से, एक जो पर्टिकुलर ब्लॉक था वो पूरा डूबा हुआ नहीं था। अभी जस्ट जो मैंने तुम्हें इसके पहले वीडियो में दिखाया है ना, जस्ट वीडियो में इसके थोड़ा देर पहले हमने एक चीज़ को देखा था कि ब्लॉक पूरा डूबा हुआ नहीं था, है ना। देखो ये वाला पर्टिकुलर ब्लॉक, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोला जाता है पार्शियली इमर्स्ड। क्या बोला जाता है इसे, पार्शियली इमर्स्ड। इमर्स मतलब डूबना, ठीक है। क्या ये ब्लॉक पूरा डूबा हुआ है, नहीं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियली इमर्स्ड। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में आर्किमिडीज के प्रिंसिपल या अपथ्रस्ट की बात करूं, तो उसका बताओ इस पे कितना अपथ्रस्ट लग रहा होगा, कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, क्या कोई बता सकता है इस डायग्राम में कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। एग्जैक्टली इतना लिक्विड डिस्प्लेस हो गया होगा ना, क्योंकि अब इतनी दूर में क्या आ गया है, इतनी दूर में आ गया है हमारा सॉलिड, जहां पहले पानी था। तो ये जो है दिस इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, है ना, दिस इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो जहां पे तुमने वो सारी चीज़ें लिखी है, उसके बाद तुम पहले ये लिख लेना, फिर हम नहीं, उसके बाद तुम पहले वो डेफिनेशन लिखना जो आया था अभी,
है ना वीडियो में, और उसके बाद तुम फिर से ये डायग्राम बनाना और इन चीज़ को लिखना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, तो अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या हो जाती है, अपथ्रस्ट होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, है ना, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब वेट क्या होगा बताओ मुझे, वो होगा मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी, मैं ml ले रहा हूं, तो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। यही चीज अपथ्रस्ट होती है। जितना, अब ये वॉल्यूम तुम कौन सा वॉल्यूम लोगे, जितना डिस्प्लेस हुआ, याद रखना जितना डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पे कितना डिस्प्लेस हुआ, इतना डिस्प्लेस हुआ, ये है वो वॉल्यूम V, है ना, इसका वॉल्यूम V है, दिस इज V वॉल्यूम। क्लियर सभी को। जब अगर ये पूरा डूब जाता तो तुम पूरा का पूरा ब्लॉक का वॉल्यूम लेते, क्यों, क्योंकि उस वक्त पूरा का पूरा वॉल्यूम डिस्प्लेस हो जाता, ठीक है। तो इस चीज़ को जस्ट तुम यहाँ पे अपथ्रस्ट कितना लगेगा वो तुम नोट कर सकते हो, ये किस दिशा में लगने वाला है, इसमें ऊपर की तरफ। क्लियर सभी को ये चीज़। तो ये तुम्हारा डायग्राम था जो हमने अभी अभी ड्रॉ किया, और तुम अब एक बार उस जस्ट डेफिनेशन को नोट कर लो जो अपथ्रस्ट का था, है ना। तो अपथ्रस्ट क्या है ये बात अपने को समझ में आ गई है ना, कि अपथ्रस्ट क्या होता है, जो हमने इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से समझ लिया। और यहाँ पे फिर हमारे पास अपना डेफिनेशन भी आ गया है ना अपथ्रस्ट का, कि डेफिनेशन क्या है। क्लियर है ना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली, पूरा या फिर आधा, कितना भी डुबाओ इन अ फ्लूइड, द अपवर्ड फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज सेम एज वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। फ्लूइड डिस्प्लेस्ड कितना होता है वो मैंने तुम्हें अभी अभी समझाया। यही वो रीज़न है ना, यही वो रीज़न है जिसके कारण कि जो तुम्हारे बड़े बड़े शिप्स होते हैं वो पानी पे फ्लोट कर सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि वो शिप जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है ना, ये जो पर्टिकुलर शिप है, मान लो अगर ये पानी में फ्लोट कर रहा है, तो तुम देखो ये शिप कहाँ से नीचे होना चालू हो गया पानी के, तुम देखो पानी वाली लाइन ये लाइन थी, इस लाइन पे पानी है ना पूरा, तो इतना जो बाकी नीचे का वॉल्यूम है शिप का, है ना, ये जो पूरा इतना सारा नीचे का वॉल्यूम है, इतना लिक्विड इस शिप ने डिस्प्लेस कर रखा है। समझ आया, इतना लिक्विड इस शिप ने डिस्प्लेस कर रखा है। तो अगर ये शिप फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो शिप का mg होगा ना, वो अपथ्रस्ट से क्या होगा, बैलेंस होगा। ज़रूर जितना भी ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, इसको तुम क्या करोगे, इसका वेट निकालोगे, है ना। लेट अस से अगर ये वॉल्यूम v है जो पानी के अंदर है, याद रखना है ना, तो इस अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या होगी, v इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। ये दोनों ज़रूर इक्वल होंगे, तभी ये फ्लोट कर रहा है। समझ आया सभी को ये चीज़। तो दैट इज़ वाई अ शिप कैन फ्लोट, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है, इस चीज़ को हम आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहते हैं, है ना। तो अब हम लोग ये डायग्राम से थोड़ा सा बाहर चलते हैं और वापस अपनी थ्योरी पे रिटर्न आते हैं। तो अपथ्रस्ट क्या है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। अब यहाँ पे तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से क्या लिखना है कि V क्या है, V क्या है, V वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है ना। या मुझे बताओ, क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि V सॉलिड का वो वॉल्यूम है जो पानी के अंदर है, क्योंकि जितना सॉलिड का वॉल्यूम पानी के अंदर जाता है उतना ही तो लिक्विड डिस्प्लेस होता है। समझ आया। तो तुम यहाँ पे V को वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड भी कह सकते हो, है ना। लिक्विड के अंदर जो सॉलिड घुस गया वही वॉल्यूम तो डिस्प्लेस होता है ना, उतना ही तो लिक्विड डिस्प्लेस होता है। क्लियर सभी को। तो जैसा मैंने तुम्हें अभी शिप के डायग्राम में बताया है ना, यहाँ पे क्लियर, ये शिप वाले डायग्राम में कितना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है, जितना शिप का वॉल्यूम अंदर है ना। अभी अभी हमने इस चीज़ को ड्रॉ किया था, इतना वॉल्यूम जो शिप का है तुम्हारा वो पानी के अंदर चल रहा है ना। तो ये मेरा वॉल्यूम है जो डिस्प्लेस हुआ, तो मैं उसको क्या कह सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड, एक ही बात है। क्लियर सभी को ये। तो ये तुम्हारा अपथ्रस्ट होता है। अब यहाँ पे ना एक दो छोटे छोटे बच्चे वाले पॉइंट्स बिल्कुल है ना। बच्चे वाले पॉइंट्स क्या है कि अगर मुझे किसी चीज़ को जस्ट फ्लोट कराना है ना, मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा कि वो चीज़ फ्लोट करेगी कि डूब जाएगी। तो आओ हम लोग उस चीज़ को डिस्कस करते हैं, है ना। लेट अस से मेरे पास
लेट अस से मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, लेट अस से मेरे पास एक बीकर है और इस पर्टिकुलर बीकर में मैंने यहाँ तक कुछ वाटर भर रखा है और इसके नीचे अंदर पूरा वाटर है या लिक्विड है, कोई सा भी लिक्विड है ना, लेट अस से हमारे पास कोई सा भी लिक्विड है यहाँ पे, ठीक है। अब कोई चीज़ तैरेगी या डूब जाएगी ये किस पे डिपेंड करेगा, तो तुम ध्यान से देखो। मान लो मैंने इसके अंदर एक सॉलिड डाल दिया, ठीक है, मैं इसके अंदर एक सॉलिड डाल रहा हूँ, ठीक है, देखो ध्यान से ना, तो ये चीज़ ना जस्ट फ्लोट कर रही है। ये ऐसे भी तो हो सकती थी, हो सकता है ये ऐसे ही फ्लोट करता, ठीक है, हो सकता है ये ऐसे भी फ्लोट करता तो इसका डूबने का कोई खतरा ही नहीं है। बट ये इतना भारी है कि ये जस्ट ऐसे फ्लोट कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जस्ट फ्लोट कर रहा है। बट यहाँ आ गया तो हम क्या बोल देंगे कि ये डूब गया, ये सिंक कर गया। बट ये यहाँ कर रहा है तो ये क्या कह रहे हैं हम इसे, कि ये जस्ट फ्लोट कर रहा है ना, जस्ट फ्लोट कर रहा है। तो मान लेते हैं कि ये जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी रो एस है और जो हम लिक्विड यूज़ कर रहे हैं उसकी डेंसिटी रो एल है। तो अब मुझे बताओ, क्या ये पूरा का पूरा वॉल्यूम जो है सॉलिड का वो पूरा का पूरा अंदर है ना, क्लियर। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, अब है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो तुम ध्यान से देखो, अगर ये फ्लोट कर रहा है ना, अगर ये फ्लोट कर रहा है, ये डूब नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है कि ज़रूर जो भी इसके ऊपर mg लग रहा है वो किसके इक्वल होगा, अपथ्रस्ट के, जो लिक्विड ने इसके ऊपर लगा रखा है ना। mg और अपथ्रस्ट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब मुझे बताओ mg की वैल्यू कितनी होगी, ये किसका वेट, मास इनटू वेट है, ये सॉलिड का, मतलब mg क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू g। बोलो ये मास ऑफ सॉलिड है ना, mg क्या है, इसका वेट, तो मास ऑफ सॉलिड मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ सॉलिड। और अपथ्रस्ट क्या है, अपथ्रस्ट है वो वॉल्यूम जो पानी के अंदर है। तो तुम मुझे बताओ, क्या पूरा का पूरा सॉलिड का वॉल्यूम पानी के अंदर है ना, पूरा का पूरा अंदर है ना। तो लेट अस से इस सॉलिड का वॉल्यूम v है ना, मान लेते हैं सॉलिड का वॉल्यूम v है। तो ये वाली वैल्यू जो वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाएगी, v, और ये भी v के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि जब मुझे सॉलिड का वेट लिखना है तब तो मुझे उसका पूरा वॉल्यूम लेना ही है ना। लेकिन ये ऐसा केस है जिसमें अपथ्रस्ट जो है उसमें भी मुझे सॉलिड का पूरा वॉल्यूम लेना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि सॉलिड पूरा डूबा हुआ है। mg को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि वो कितना डूबा हुआ है, mg तो mg है ना यार, वो तो उसका वेट है, वो तो तुमने सिंपल मास की जगह वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख दिया, उसमें तुम्हें पूरा वॉल्यूम लेना ही पड़ेगा। लेकिन जब तुम अपथ्रस्ट लिखते हो तो तुम्हें सिर्फ कौन सा वॉल्यूम लेना होता है, जितना वॉल्यूम पानी के अंदर है। तो यहाँ पे पूरा है तो इसलिए मैं v ले रहा हूँ, क्लियर। अब इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g। तो अगर इसे जस्ट फ्लोट करना है मतलब ज़रूर mg इज इक्वल टू क्या होगा, अपथ्रस्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर केस में जो मेरा v इंटू रो एस इंटू जी है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, v इंटू रो एल इंटू जी के। इसका मतलब ये रो एस इक्वल टू रो एल आ गया। मतलब सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी ज़रूर सेम होगी। ऐसा तभी होगा जब पूरा का पूरा सॉलिड इसके अंदर आ जाएगा और फ्लोट करेगा, क्लियर। अगर तुम्हारा पूरा सॉलिड अंदर ना हो, ठीक है, लेट अस से आधा ही सॉलिड अंदर हो, क्लियर, तो तुम क्या करना, तुम ये वाला डायग्राम फिर से बनाना ऐसा, ठीक। तुम अब ऐसा डायग्राम बनाना, समझ आया सभी को, जिसमें कुछ ही पार्ट अंदर हो, है ना। और इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार पर्टिकुलर पार्ट में मैं तुम्हारा जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये v और ये रो एस, सॉलिड की डेंसिटी कितनी होगी, रो एस होगी, है ना। तो मैं सब वो वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, सॉलिड की डेंसिटी रो एस है, लेकिन जो वॉल्यूम पानी के अंदर है वो ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है ना, इसकी वैल्यू v डैश है। जो वॉल्यूम पानी के अंदर है उसकी वैल्यूम कितनी है, v डैश। बट अभी भी तो ये फ्लोट कर रहा है ना, अभी भी तो ये फ्लोट ही कर रहा है, मतलब ये ऊपर नीचे थोड़ी भाग रहा है, तैर रहा है। इसका मतलब अब भी अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ध्यान से देखो, है ना,
अगर मैं अब भी इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तुम देखना पहले फर्स्ट वाला डायग्राम बनाना, ये उसका कैलकुलेशन है, ये सेकंड वाला डायग्राम है, इसको फिर से बनाना, अब ये उसका कैलकुलेशन चलेगा। तो ध्यान से देखो, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इट इज़ बेटर कि मैं इसके लेफ्ट साइड पे करूँ इस कैलकुलेशन को, है ना। तो मैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक को उठा करके इधर ले आता हूँ, क्लियर। और अब इस पे कैलकुलेशन करता हूँ। बोलो ध्यान से, इसका जो mg होगा, है ना, इसका जो mg होगा वो भी ज़रूर अपथ्रस्ट के इक्वल ही होगा। क्यों? क्योंकि अब भी इक्विलिब्रियम में है, ये थोड़ी ऊपर नीचे भाग रहा है, तो जो नीचे वाला फोर्स है वो ऊपर वाले फोर्स के लिए बराबर है। बट mg का जो वैल्यू होगा इस बार, है ना, मान लेते हैं पूरे जो सॉलिड का वॉल्यूम है वो v है, पूरे सॉलिड का वॉल्यूम कितना है v, तो mg की जो वैल्यू होगी वो अभी भी v इंटू रो एस इंटू जी होगा, लेकिन अपथ्रस्ट बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड है वो सिर्फ v डैश है और वो रो एल इंटू जी हो जाएगा। तो इस केस में जो इक्वेशन बनेगा mg इक्वल टू अपथ्रस्ट का, है ना, वो क्या बनेगा, v इंटू रो एस इंटू जी इज इक्वल टू v डैश इंटू रो एल इंटू जी। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें वैल्यू क्या मिली, यहाँ से तुम्हें g और g तो कैंसिल हो गए, तुम्हें क्या मिला, रो एस बाई रो जी, सॉरी रो एस बाई रो एल इक्वल टू v डैश बाई v। अब ये इक्वेशन क्या समझा रहा है मुझे, ये इक्वेशन तुम्हें ये बता रहा है कि कितना पार्ट इसका पानी के अंदर होगा, है ना, कितना पार्ट इस सॉलिड का पानी के अंदर होगा। तो यहाँ पर से हम जो भी बातें अभी कर रहे हैं ना, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट की बातें हैं जो बच्चों के लेवल का क्वेश्चन होता है, और तुम एक इजीली एफबीडी बना के ये इक्वेशन बना सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ, इस पर्टिकुलर केस में पूरा का पूरा सॉलिड पानी के अंदर था, तो ऐसा कब होगा, जब सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड के इक्वल होगी। अगर मुझे पता करना है कि कितना सॉलिड पानी के अंदर होगा, तो v डैश बाई वी, ये क्या है, पार्ट ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड ही तो है, वो रो सॉलिड बाई रो लिक्विड का रेशियो होगा। तो तुम ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर केस में v डैश और v इक्वल था, तो अगर मैं v डैश और v को इक्वल कर दूं तो RHS क्या हो जाएगा, 1, तो रो एस इक्वल टू रो एल आ जाएगा ना, जो तुमने वहाँ पे कैलकुलेट किया था। समझ आ गई बात सभी को। अब और एक चीज़ यहाँ से क्या पता चलती है मुझे, अगर रो एस की वैल्यू रो एल से छोटी हुई तो v डैश की वैल्यू v से छोटी होगी, जैसा कि यहाँ पर है, पूरे वॉल्यूम से कम है ना v डैश, v तो पूरा वॉल्यूम था, v डैश वही वॉल्यूम है जो पानी के अंदर है। यहाँ पे तुम v और v डैश क्या है इसको ज़रूर लिख लो, है ना। यहाँ पे v क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और v डैश क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड, इनसाइड लिक्विड, क्लियर। तो ये v डैश बाई वी हो गया, तो रो एस बाई रो एल इक्वल टू v डैश बाई वी। अब इसमें तुम मुझे बताओ, अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड छोटा है लिक्विड से तो v डैश छोटा होगा v से, तो ये चीज़ आ गई है ना, ये ऑब्वियसली अगर रो एस रो एल से छोटा है तो ये रेशियो 1 से छोटा हो जाएगा, तो v डैश को भी v से छोटा होना होगा ताकि ये रेशियो भी 1 से छोटा हो जाए। लेकिन अगर रो एस तुम्हारा रो एल के इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, तो उस पर्टिकुलर केस में याद करो ये डायग्राम ऐसा हो जाएगा ना, पूरा ये नीचे आ जाएगा, क्लियर। लेकिन अपने को पूरा नीचे कब लाना है, पूरा नीचे तब लाएगा आएगा ये जब रो एस और रो एल क्या होंगे, सेम। लेकिन अभी तक हमने क्या बात की, जब रो एस रो एल से छोटा होगा तो क्या होगा, तो ये डायग्राम होगा। ये वो डायग्राम प्रूव कर रहा है रो एस इज लेस देन रो एल, और ये इसके पहले वाला जो डायग्राम था वो रो एस इज इक्वल टू रो एल का था। अब नेक्स्ट पार्ट आता है, इफ रो एस इज ग्रेटर देन रो एल देन सॉलिड विल नॉट फ्लोट। क्या हो जाएगा, सॉलिड विल नॉट फ्लोट, इसका मतलब इट विल, इसको दूसरा वर्ड्स बोला जाता है, इट विल सिंक, वो डूब जाएगा। समझ आया? इसका मतलब अगर वो शिप तैर रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि अगर ये शिप तैर रहा है, मतलब अगर इस शिप का डेंसिटी लेट अस से रो एस है और जिस लिक्विड में है ये रो एल है ना, तो ज़रूर इस शिप जिस भी मटेरियल से बना है उसकी डेंसिटी इस लिक्विड की डेंसिटी से क्या होगी, कम होगी, तभी वो तैर पा रहा है।
समझ आई बात सभी को? अगर शिप का मटेरियल का डेंसिटी, इसका मतलब मैंने तुम्हें क्या बोला था, हैवी, तो हैवी इज नॉट द इंपॉर्टेंट वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, उसकी डेंसिटी। किसका मास या वेट ज़्यादा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, उसकी डेंसिटी कम है वो डिपेंड कर रहा है। इसलिए शिप लकड़ी का बनाया जाता है ना, ताकि, क्योंकि लकड़ी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, ताकि वो उसके ऊपर फ्लोट कर सके। और ये चीज़ मैंने तुम्हें यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूव करके दिखा दिया है ना, क्योंकि अगर v डैश की वैल्यू v से छोटी हुई तभी रो एस की वैल्यू रो एल से छोटी होगी। तो v डैश की वैल्यू v से छोटे होने का मतलब ये डायग्राम कि वो फ्लोट करेगा, वो डूबेगा नहीं। क्लियर है सभी को ये चीज़? तो अगर मैं इस पर तुम्हें एक बिल्कुल बच्चे वाला क्वेश्चन कराऊँ है ना, और मैं तुम्हें यहाँ पे दे दूँ लेट अस से उसी सेम डायग्राम पे है ना, डायग्राम तुम्हारा यही है, क्लियर, ये डायग्राम है और क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ये है कि सॉलिड का जो डेंसिटी है, ठीक है, सॉलिड का, दैट इज 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर, और जो लिक्विड का डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब लिक्विड वाटर है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड आउटसाइड लिक्विड। क्या है? फाइंड फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड आउटसाइड लिक्विड, मतलब सॉलिड का कितना पार्ट बाहर रह गया। तो मुझे बताओ, अगर ये v डैश है तो ये वाला जो पार्ट होगा इतना, ये v माइनस वी डैश होगा ना ऊपर वाला, तो जो पार्ट बाहर रह गया है ना, तो अभी तुम्हें इस सॉल्यूशन में क्या करना है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जस्ट लिखो है ना। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या, फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड आउटसाइड लिक्विड और फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड क्या है, तो मैं उसे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ थोड़ा। फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड अगर वो तुम्हें बोलेगा ना, तो तुम्हें क्या करना है, v डैश बाई वी करना है, मतलब जितना पानी के अंदर है डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। अगर वो बोले फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड आउटसाइड लिक्विड, इसका मतलब तुम्हें क्या करना है, v माइनस वी डैश बाई वी करना है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस वी डैश बाई वी। तो फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड आउटसाइड लिक्विड है वो। समझ आया सभी को ये? तो हम ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तुम देखो ध्यान से, रो एस बाई रो एल ही वी डैश बाई वी होता है ना, तो रो एस बाई रो एल कर दो, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस रो एस बाई रो एल, क्योंकि उसने तुमसे आउटसाइड पूछा है। इनसाइड पूछा होता तो डायरेक्ट हम 0.8 बाई 1 कर देते, बट अभी क्या होगा, 1 माइनस 0.8 बाई 1, तो ये क्या हो गया, 0.2 बाई 1, मतलब 1 बाई 5। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर ऐसा डेटा गिवन है तुम्हारा, तो 1/5 ऑफ द सॉलिड आउटसाइड होगा और इनसाइड कितना होगा, 0.8 बाई 1, मतलब 4/5 है ना, 4/5 पार्ट अंदर होगा और 1/5 पार्ट बाहर होगा। क्लियर? इस पर्टिकुलर केस में जो मैंने तो क्वेश्चन दिया उसमें से 1/5 पार्ट बाहर होगा और 4/5 पार्ट अंदर होगा। डायग्राम में देख के ऐसा नहीं लग रहा है, डायग्राम में बाहर वाला पार्ट ज़्यादा लग रहा है, बट वो आंसर क्या आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों पे। क्लियर सभी को ये? तो ये तुम्हारा पूरा कैलकुलेशन और ये आंसर, तो ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, हम कुछ अच्छा करेंगे। समझ आया? लेट अस गो टू द क्वेश्चन नाउ। देखो, हमारे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के नीचे मैंने एक बॉल बांध दिया है, बॉल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 4 दी है ना, बॉल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 4 है और उसका रेडियस कितना गिवन है, r, और उसने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला है टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो आओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ फटाफट, इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि हमने बहुत डिस्कशन कर लिया इसके ऊपर और तुम्हें ये बात तुरंत एक बार में समझ आ जाएगी। अब तुम ध्यान से देखो, इसमें mg की वैल्यू है ना, इसका वेट कितना है, एक क्या क्या फोर्स होगा, चलो इसका एफबीडी बनाते हैं। एक तो mg होगा इसका, दूसरा टेंशन होगा, बट ऊपर की ही दिशा में एक और क्या होगा, अपथ्रस्ट। तो क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में ऊपर नीचे तो भाग नहीं रहा, मतलब t प्लस यू जरूर इक्वल टू क्या होगा, mg। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालने के लिए t प्लस यू इक्वल टू mg, मतलब t इक्वल टू mg माइनस यू। खत्म क्वेश्चन। mg की वैल्यू डाल दो, उसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो सॉलिड इंटू जी। ये क्या लिखा मैंने, ये मैंने mg लिखा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, ये उसका टोटल मास हो जाएगा, उसको g से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस अपथ्रस्ट कितना होगा, जितना वॉल्यूम सॉलिड का अंदर है, तो पूरा का पूरा वॉल्यूम अंदर है, तो अपथ्रस्ट के लिए मैं 4/3 पाई आर क्यूब है ना इंटू
डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना। अब थ्रस्ट में फॉर्मूला किसका आता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ना थोड़ा बिल्कुल स्टेप वाइज अभी इनिशियली लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें, और मैं नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू डालूंगा, ठीक है। मैं इसकी वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में डालूंगा। ठीक है, T इक्वल टू एम जी माइनस यू। एम जी क्या होता है, टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी। अब थ्रस्ट क्या होता है, वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो पानी के अंदर है V डैश इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो अब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है, अब मैं वही वैल्यूज डाल रहा हूँ ना, 4/3 पाई आर क्यूब रो एस इंटू जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब रो एल इंटू जी। क्लियर। तो क्या हमें मालूम है लिक्विड, अच्छा डेंसिटी, अच्छा ये लिक्विड जो है तुम्हारा ये वाटर है ना, क्वेश्चन में लिख लो कि ये वाटर है, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी 1 और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी 4। तो ये हमारा आंसर आ गया है ना। तो जस्ट अपने को ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर फाइनल क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब जी इंटू रो एस माइनस रो एल। तो अगर हम सब कुछ CGS या SI यूनिट में तुम जैसा भी लेना चाहो क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू तुम यहाँ डाल दोगे। रो एस की, अगर रो एल की वैल्यू तुम 1 ले रहे हो तो रो एस की वैल्यू तुम क्या लोगे, तो तुम उस केस में रो एस की वैल्यू लोगे 4। अगर तुम रो एल की वैल्यू 1000 ले रहे हो वाटर की डेंसिटी SI में, तो तुम रो एस की वैल्यू क्या लोगे 4000। क्लियर। तो ये इस पर डिपेंड करेगा कि तुमने SI यूनिट में आंसर निकालना है कि CGS यूनिट में आंसर निकालना है। ठीक है, तो उसने रेडियस और ये सब की वैल्यू दी नहीं है। अगर तुम्हें SI में निकालना होगा तो रो एस की जगह 4000 लिखोगे, रो एल की जगह 1000 लिखोगे। CGS में निकालना होगा तो रो एस की जगह 4 लिखोगे और रो एल की जगह 1 लिखोगे। क्लियर। क्योंकि CGS में वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो सॉलिड की कितनी हो जाएगी 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। SI में वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो सॉलिड कितनी हो जाएगी 4000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर। अब ध्यान से देखो, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन अपर हाफ एंड लोअर हाफ ऑफ द स्फीयर। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो हमने पहले भी किया है। तुम देखो ध्यान से, अब अपर हाफ पे जो फोर्स लगा रहा होगा वो कौन सा लिक्विड लगा रहा होगा, जो इसके ऊपर है ना, जो इसके जस्ट ऊपर है, इतना है ना, ये उसका अपर हाफ है ना हेमिस्फीयर का यहाँ तक, तो इसके ऊपर वाला है ना जो लिक्विड तुम्हारा इतनी दूर में है। क्लियर। ये जो फोर्स लगा रहा होगा इसके ऊपर वही तुम्हारा फोर्स ऑन अपर हाफ है। और वो हमने कैसे कैलकुलेट किया था लास्ट टाइम, याद करो। सेम कैलकुलेशन होगा, मैं दोबारा से उस कैलकुलेशन को नहीं कर रहा हूँ। क्लियर। तो फोर्स ऑन अपर हाफ कितना होगा, इसका मास इंटू जी। तो इसका मास कितना है 1/3 पाई आर क्यूब इंटू रो एल इंटू जी। बोलो इतना ही वॉल्यूम था ना, ये जो तुम्हारा पानी ऊपर आ रहा था सिलेंडर का, याद करो हमने कैसे कैलकुलेट किया था, सिलेंडर के वॉल्यूम से इस आधे हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को हमने माइनस किया था, तो मुझे ये ऊपर वाला वॉल्यूम मिल गया था ना। फिर हमने उसी का वेट निकाल दिया था, वही तुम्हारा फोर्स ऑन अपर हाफ था। तो लास्ट लेक्चर वाले क्वेश्चन को एक बार और देखोगे तो ये फोर्स ऑन अपर हाफ है। अब फोर्स ऑन, मुझे कैलकुलेट क्या करना है हमें, फोर्स ऑन लोअर हाफ। तो फोर्स ऑन लोअर हाफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोलो। क्या जो तुम्हारा नेट फोर्स होता है जिसको हम अपथ्रस्ट कहते हैं, क्या वो फोर्स ऑन लोअर हाफ माइनस फोर्स ऑन अपर हाफ होता है? यस, है ना। लोअर पे जितना है वो ज़्यादा होता है, अपर पे वो कम होता है। तो मुझे टोटल अपथ्रस्ट इस बार पता है, ये है ना मेरा टोटल अपथ्रस्ट। बोलो टोटल अपथ्रस्ट की वैल्यू कितनी है, ये इतना, ये तुम्हारा टोटल अपथ्रस्ट है 4/3 पाई आर क्यूब रो एल इंटू जी। अब तुम्हें फॉर्मूला पता चल गया ना अपथ्रस्ट का, तो वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड जो 4/3 पाई आर क्यूब है इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इज इक्वल टू एफ लोअर माइनस एफ अपर। बोलो एफ अपर कितना है 1/3 पाई आर क्यूब इंटू रो एल इंटू जी। क्लियर। वो एफ अपर हमने कैलकुलेट कर लिया जो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, है ना। तो अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, एफ लोअर की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। बोलो एफ लोअर की वैल्यू कितनी आ रही है 4/3
+1/3, तो ये 5/3 हो जा रहा है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी 5/3 πr³ ρl × g। इतना फोर्स लगा रहा है लोअर वाला फ्लूइड और इतना फोर्स लगा रहा है अपर वाला फ्लूइड, इन दोनों का रिजल्टेंट ही क्या होता है, ये अपथ्रस्ट। क्लियर। अपथ्रस्ट याद रखना सिर्फ लोअर वाले का फोर्स नहीं होता है। कभी तुम्हारे माइंड में कन्फ्यूजन आ सकता है कि सर वो नीचे से फोर्स लग रहा है तो वो सिर्फ लोअर वाले के द्वारा फोर्स होगा, नहीं, वो लोअर और अपर का रिजल्टेंट होता है अपथ्रस्ट। क्लियर। तो ये तुम्हारा पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन। ये टेंशन इन द स्ट्रिंग और ये फोर्स बाय लोअर हाफ एंड अपर हाफ हमने अलग अलग कैलकुलेट कर लिया। समझ आया? तो दिस इज इट है ना। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं, आ जाओ। चलो, ये तुम्हारा एक बेसिक क्वेश्चन है अपथ्रस्ट का, और इनफैक्ट अपने नेक्स्ट लेक्चर में ना हम थोड़े और बेसिक लेवल के क्वेश्चंस और अच्छे एडवांस भी सॉल्व करेंगे। अभी जो मैंने तुम्हें अपर हाफ और लोअर हाफ वाला क्वेश्चन कराया वो हमने पहले भी कर रखा था, बट उसको एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, बट अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में भी प्रैक्टिस करेंगे। ये उसका एक बेसिक क्वेश्चन है ना। अब फ्लोटिंग राफ्ट, राफ्ट मतलब क्या होता है, नाव जैसा होता है ना, बोट की तरह होता है वो। तो चलो हम लोग अपना डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, अपना राफ्ट बना लेते हैं। ठीक है, लेट अस से ये तुम्हारा राफ्ट है, ठीक है, बोट की तरह है ना। मैंने इसको थोड़ा वाइड बना रहा हूँ ताकि मैं वॉल्यूम वगैरह इजीली दिखा सकूँ। ठीक है, ये तुम्हारा फ्लोटिंग राफ्ट है। अभी क्या है, इसका मास 600 kg है, ये बात उसने बता दी भाई, है ना। राफ्ट का मास कितना है, 600 kg, इसका मास 600 kg। चलो लिख लेते हैं, मतलब इसका वेट 6000 न्यूटन है। हैज़ 7 सेंटीमीटर ऑफ इट्स थिकनेस सबमर्ज्ड, ये पानी में है। क्लियर। तो अभी अपन पानी ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस से इसका 7 सेंटीमीटर थिकनेस जो है ये पानी के अंदर है। ठीक है, तो इसके नीचे लेट अस से पानी है, और कौन सा थिकनेस 7 सेंटीमीटर होगा, ये। क्लियर सभी को, इतना थिकनेस पानी के अंदर है। व्हेन अ बॉय स्टैंड्स ऑन द राफ्ट, अब इस पे आके एक बॉय खड़ा हो गया, देन 8.4 सेंटीमीटर इज सबमर्ज्ड। इसका मतलब क्या है, 8.4 मतलब थोड़ा दब गया ये और अंदर। तो जब बॉय खड़ा हो गया तब क्या डायग्राम हुआ, आओ करते हैं उसे। ठीक है, लेट अस से पहले हम जो अपना पानी है उसको थोड़ा आगे बढ़ा लें। ठीक है, बॉय के खड़ा होने के बाद का क्या कंडीशन है, बॉय के खड़ा होने के बाद है ना, पहले ये 7 सेंटीमीटर था, ये थोड़ा सा और दब गया उसमें से नीचे। क्लियर। ठीक है, थोड़ा सा और दब गया और हमें उसे ऊपर ले आना चाहिए अपने लाइन को, है ना, ये। क्लियर। तो ये तुम्हारा लाइन है अब। ठीक है, थोड़ा सा और इसे इंक्रीज भी करना पड़ेगा अपने को इस तरफ। तो ये अपना डायग्राम अभी कंप्लीट हो गया ना। क्लियर। तो अब पहले कितना पानी नीचे था, सॉरी कितना राफ्ट नीचे था, 7 सेंटीमीटर, बट अब कितना राफ्ट नीचे चला गया है ना। अगर अब मैं बोलूं तो अब जो राफ्ट नीचे गया है वो गया है 8.4 सेंटीमीटर। क्लियर सभी को, अब ये 8.4 चला गया है ना। तो वो तुमसे ये कह रहा है, अच्छा अब लेकिन कब गया, जब इसके ऊपर एक बॉय खड़ा हो गया। तो तुम्हें बताना है कि इस बॉय का मास कितना है। समझ आया कि इस बॉय का मास कितना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, राफ्ट पहले भी फ्लोट कर रहा था, राफ्ट बाद में भी फ्लोट कर रहा है। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन और बाद का कंडीशन दोनों में हम एफबीडी बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। लेट अस से इस इनिशियल कंडीशन में मैं एफबीडी बनाता हूँ। मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि राफ्ट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है। क्लियर, वो मैं यहाँ पे ए बना देता हूँ ऊपर में। ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शन का वो ए है। ये एरिया मुझे ए क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ना ये सब वॉल्यूम निकालने पड़ेंगे, है ना। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे थिकनेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको, एरिया को। तो मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया उसका ए मान लिया। क्लियर। अभी तुम ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर डायग्राम में एफबीडी क्या बनेगा। अगर मैं इस राफ्ट का एफबीडी लूँ तो तुम मुझे बताओ, ये जो राफ्ट है उसका मास है ना, जस्ट मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, राफ्ट की एफबीडी है ना। तो तुम ध्यान से देखो, नीचे की तरफ क्या 6000 और ऊपर की तरफ क्या अपथ्रस्ट। तो
इतना ही फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, इस लेफ्ट वाले केस में, तो इक्वेशन क्या बनेगा 6000 इज इक्वल टू, इक्वल क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि राफ्ट फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो नीचे वाला फोर्स विल बी इक्वल टू ऊपर वाला फोर्स, इज इक्वल टू क्या बताओ, अपथ्रस्ट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो दैट मीन्स 6000 मस्ट बी इक्वल टू A इंटू 7। क्लियर सभी को, A इंटू 7 सही लिखा क्या मैंने, 7 वो सेंटीमीटर है, तो मुझे शायद उसे 10 टू द पावर -2 कर देना चाहिए, है ना। तो ये हो गया 10 टू द पावर -2, ये कितना है, ये वॉल्यूम आ गया, ये वी डैश की वैल्यू है सिर्फ अभी, है ना, एरिया इंटू थिकनेस। अब लिक्विड की डेंसिटी, है ना, है सबमर्ज्ड, व्हेन अ बॉय स्टैंड्स इज सबमर्ज्ड, लिक्विड डेंसिटी नहीं दी है, मैं उसको रो एल लेकर के चल रहा हूँ इंटू जी। तो जी की वैल्यू कितनी है 10 आएगी, वो हम बाद में ले लेंगे। तो ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन बना। अब सेकंड इक्वेशन क्या बना देखो ध्यान से, मान लेते हैं बॉय का मास m है, तो अब अगर मैं FBD बनाऊंगा ना तो m प्लस 600 आ जाएगा ना, ये टोटल मास जो ऊपर फ्लोट कर रहा है, बोलो टोटल मास क्या आ जाएगा m प्लस 600, है ना। तो नीचे की तरफ जो फोर्स एक्ट करेगा, इनफैक्ट मुझे भी यहाँ पे ना 6000 ना लिख के 600 जी लिखना चाहिए, ताकि दोनों साइड से ना ये जी कैंसिल हो जाए, समझ आया, तो जी का टेंशन खत्म हो जाए मेरा। तो ये तुम्हारा जी और जी कैंसिल हो गया, तो मुझे मेरा इक्वेशन क्या बना 600 इज इक्वल टू A इंटू 7 इंटू 10 का पावर -2 इंटू रो एल। क्लियर। अब यहाँ पे क्या वेट आएगा इसका बताओ, m प्लस 600 इंटू जी, जो किसके इक्वल होगा, अपथ्रस्ट के। तो अब इक्वेशन क्या बनेगा मेरा, अब इक्वेशन बनेगा m प्लस 600 इंटू जी विल बी इक्वल टू अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू रो एल इंटू जी। तो जी मैं अभी कैंसिल कर दे रहा हूँ। इक्वेशन क्या है m प्लस 600, अब v डैश क्या होगा, वो होगा एरिया इंटू 8.4 इंटू 10 का पावर -2 इंटू रो एल। इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। मुझे बताओ क्या इन दोनों इक्वेशन से मैं m निकाल सकता हूँ, यस। मैं क्या करूँगा ना, मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा, तो ये a इंटू रो एल क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो दोनों को डिवाइड कर दो और अपना आंसर निकाल लो फटाफट, ठीक है। तो मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, तो क्या आएगा 600 बाई m प्लस 600 इज इक्वल टू 7 बाई 8.4, है ना। 10 का पावर -2, 10 का पावर -2 भी कैंसिल हो गया, यहाँ से m निकाल लो, तुम्हें अपने बॉय का मास मिल जाएगा, ख़त्म क्वेश्चन। तो ये तुम्हारा एक टिपिकल टाइप का अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। क्लियर। अपथ्रस्ट या आर्किमिडीज प्रिंसिपल रिलेटेड, है ना। क्वेश्चन आर्किमिडीज प्रिंसिपल रिलेटेड से एग्जाम में कम आते हैं, बट अगर आए तो तुम्हें से ये सॉल्व हो जाना चाहिए। तो वहाँ से m की वैल्यू निकाल लो, तुम्हें अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जय भारत। और शानदार लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा वेबसाइट advaitachievers.com पे विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है अद्वैत अचीवर्स और हमारे गूगल प्ले ऐप का भी नाम है अद्वैत अचीवर्स। विद्यार्थी देवो भव। जय भारत।